हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल GME। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं और कैसे इंडियन इकोनॉमी वर्क करती है। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो है ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ इन तीनों ही सेक्टर में जो हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री सेक्टर्स, इन तीनों ही सेक्टर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है उन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में क्या अंतर है वो हम जानेंगे। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी वुड लर्न टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट। इन सभी सेक्टर्स में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे आज, ठीक है। और जीडीपी क्या होती है देश की, क्या जीडीपी कैसे निकालते हैं, ये सब हम जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, people are engaged in different economic activities and are producing different goods and services and they are getting an income in return। हर कोई इंसान किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है ताकि वो लाइक अर्न कर सके, उसके बाद अपना खर्चा निकाल सके, है ना। तो अब वो जो एक्टिविटीज होती है वो तीन तरह से डिवाइड की गई है। कौन कौन किन किन तरह से डिवाइड की गई है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आइए पढ़ते हैं इन तीनों सेक्टर्स के बारे में। फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। When we produce a good by exploiting the natural resources or extract raw materials from the earth, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर्स। जब भी हम कोई भी काम करते हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है, या तो हम धरती से जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, धरती को लाइक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, या फिर लाइक बेसिकली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है ना, जब हम एग्रीकल्चरल या फिर जमीन से जुड़कर जो भी हम काम करते हैं वो सारे काम हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर करना, माइनिंग करना है, फिशिंग करना, ठीक है। और फॉर इसका बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। मान लो हमने कॉटन उगाई अपने खेत में और फिर उसको बनाकर बेच दिया इंडस्ट्री वालों को, तो जो हमने कॉटन उगाई है वहां तक का जो सफर है उसे हम काउंट करेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, और इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी सेक्टर। जो भी एक्टिविटी कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, उस एक्टिविटी को हम सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मेकिंग कार्स, फोन्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन का वर्क आता है ना ये, या फिर इंडस्ट्रीज का वर्क आता है, वो सब हम लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जो जितना भी है लाइक मिल्क फैक्ट्री हो गई या फिर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, एक अच्छे सामान में कन्वर्ट करती है, उस वाले काम को या फिर उस टाइप की एक्टिविटी को हम किस में लेते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। थर्ड है हमारा टर्शरी सेक्टर्स। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? सर्विसेज और एक्टिविटीज विच सपोर्ट एंड हेल्प इन डेवलपिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो भी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा देती है या फिर उनको प्रमोट करती है या उनमें हेल्प करती है, उस वाले जोन में जो भी लोग आते हैं या फिर उस वाले जोन में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें हम टर्शरी सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट एंड बैंकिंग, इन सब का क्या काम है? टीचिंग का क्या काम है? लोगों को एजुकेशन देना, ठीक है। बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना हम, और जिसमें भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और लोगों की हेल्प करी जाती है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, उस वाले काम को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी सेक्टर का काम, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है उसे हम समझेंगे, ठीक है। सर्विस सेक्टर्स include some essential services that may not directly help the people in production of goods, for example teacher, doctor and those people who provide personal services such as washermen, barbers and others। अब देखो सर्विस सेक्टर में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे जिससे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ावा होता है, ठीक है। लेकिन कई बार लोग इसे पर्सनल वे में भी लेते हैं, लाइक एग्जांपल इसका डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा तो नहीं देते लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी अर्निंग के लिए सर्विस देते हैं, ठीक है। और जब भी सर्विस देकर हम इनकम कमा रहे हैं उस वाले चीज को हम बोलेंगे टर्शरी सेक्टर का वर्क, ठीक है।
कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप हो गया हमारा फर्स्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्क, क्योंकि हम धरती से जुड़कर कर रहे हैं इस काम को, साथ ही साथ रॉ मटेरियल से बना रहे हैं कुछ, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब भी हम उसे उस जो रॉ मटेरियल जो हमारा बना है धरती से निकल कर आया है, जो भी हमने ग्रो करा है रॉ मटेरियल, उसे हम जब भी इंडस्ट्री वालों को दे देंगे तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर का काम। इन्होंने क्या करा, स्पिनिंग यार्न, इन्होंने उससे धागे बना लिए, ठीक है। अब वो जो धागे बन गए तो हमने उसे दे दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि हाँ अब ये धागे लोगों के पास जाएंगे। तो लोगों तक उस काम को देना, लोगों तक उस धागों को पहुंचाना किसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का काम या फिर सर्विस सेक्टर का काम, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं टर्चरी सेक्टर का काम। इन तीनों से हमें समझ आ गया कि ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के लिए सेकेंडरी सेक्टर होना बहुत जरूरी है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए प्राइमरी और टर्चरी सेक्टर होना बहुत जरूरी है, टर्चरी के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी भी जरूरी है, ठीक है। तो तीनों ही ये जो सेक्टर्स है वो तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। अब इन तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है या कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय थ्री सेक्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर आल्सो वर्किंग इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, बट हाउ आर दीज एवेल्यूटेड? टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग लेट अस लुक एट द प्रोडक्शन ऑफ अ बिस्कुट पैकेट। अब हम समझेंगे कि कैसे कौन से लोग किस वाले सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है और किसकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब हम इसे पढ़ेंगे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। मान लो अ फार्मर कल्टिवेट्स वीट एंड सेल द वीट टू अ फ्लोर मिल एट 100 रुपीज केजी। एक फार्मर है वो वीट उगाता है और उस वीट को बेच देता है एक फ्लोर मिल की कंपनी के मालिक को, कितने रुपए में, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से। द फ्लोर मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ कंपनी एट एक्स एट ₹60 पर केजी। और वही फ्लोर मिल जो है ना वो क्या करता है, उसका उस वीट का आटा बना मतलब पिसवा के उसे गेहूं को वो बेच देता है एक बिस्कुट फैक्ट्री को, और कितने हिसाब से किस हिसाब से बेचता है, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। द कंपनी एक्स, अब जो वो कंपनी है ना वो उस गुड्स का या फिर वो उस वीट का इस्तेमाल करती है किसके क्या चीज करने के लिए, बटर शुगर, लाइक जो हमने आटा दिया उसमें बटर शुगर और अदर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके क्या बनाती है, बिस्किट बनाती है। एक फाइनल गुड उन्होंने बना दिया, कहाँ से, वीट से सफर तय हुआ था और बिस्कुट अब फाइनली फॉर्म हो चुका है। अब फाइनली द बिस्कुट पैकेट इज सोल्ड टू द कस्टमर एट ₹30। अब वही बिस्कुट पैकेट जो है इंसानों को बेचा जा रहा है कितने रुपए में, कस्टमर्स को दिया जा रहा है 30 रुपए में, ठीक है। The value of the biscuit packet includes the price of the wheat, grinding charges, price of other ingredients, intermediate goods, transportation। अब जो ये बिस्कुट का पैकेट है ना इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हुई है, जैसे कि वीट का प्राइस, ठीक है, ग्राइंडिंग का चार्ज यानी कि उस आटे को पीसने का चार्ज, उसके बाद और भी जो इंग्रेडिएंट हमने ऐड करे शुगर मिल्क ये सब उनका चार्ज, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है वो सब, उस सब के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया है और उस प्रोडक्ट का प्राइस रखा गया है ₹30 और उसको लोगों को दिया गया है, ठीक है। काउंटिंग व्हीट फ्लोर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा चार्जेस सेपरेटली वुड बी इनकरेक्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड। अगर हम इसे एक बार काउंट करें इस प्राइस को तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हमने शुरू स्टार्टिंग में 100 रुपए, देन उसके बाद 60 रुपए, फिर उसके बाद 30 रुपए, तो ये तो प्राइस डिप्लेनिश खराब हो गया या फिर यू कैन से कि घटता जा रहा है प्राइस धीरे धीरे। Therefore, the value of the final goods should be taken into account for evaluation। अब जब भी, लेकिन ये जो प्राइस है ना इसमें सब चीजों का प्राइस ऐड है, किसका, फॉर्मेशन से लेकर फिनिश गुड तक के सफर तक का, ट्रांसपोर्टेशन के सफर तक का, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हम पढ़ेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। जब भी कोई, मान लो ये 3 सेक्टर है हमारा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसका नंबर, साथ ही साथ सेकेंडरी वाले का नंबर, साथ ही साथ टर्शियरी वाले का नंबर, इन तीनों के ही गुड्स को जब जो भी जितना भी एक साल में इन्होंने जितना भी गुड प्रोड्यूस करा उन सबको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसको और इसको इन तीनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इन तीनों के ही एडिशन को हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एंड इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और इससे हमें पता चलता है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है ना वो कैसे कितनी बड़ी है, ठीक है। क्या करके, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जितना भी गुड प्रोड्यूस हुआ एक साल के अंदर उन तीनों को हम प्लस कर लेंगे और उसके बाद जो भी निकल कर आएगा उसे हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखना इस चीज को, और इससे हमें पता चलता है कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री
and it takes the help of various government departments and of all the Indian states and union territories. अब ये जो जीडीपी निकालने का काम होता है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प लेती है इंडियन स्टेट्स की भी और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स की भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्टोरिकल चेंज इन 3 सेक्टर्स। अब हम इन तीनों सेक्टर्स में जो हिस्टोरिकल चेंजेस रहे हैं वो पढ़ेंगे। Primary sector is one of the most important sector because of abundance of natural resources and more number of workers available. प्राइमरी सेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली काम किससे जुड़कर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़कर होता है, साथ ही साथ इस वाले सेक्टर में बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। एज मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज विद न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड अदर्स, देयर वाज मोर प्रोडक्शन एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जैसे जैसे समय बढ़ा साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस हुई और इस वजह से जो एग्रीकल्चर की फील्ड है ना उसमें भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। With the coming of industries and factories, people migrated from rural to urban areas. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई तो लोगों ने ना रूरल एरियाज को छोड़कर यानी कि गांव के एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड देयर वाज मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स। पीपल लोगों ने क्या करा, वर्किंग जो फैक्ट्रीज है ना उसमें काम करना शुरू कर दिया ताकि वहां पे जो है ना लाइक थोड़ा काम करना पड़ता था और पैसे सही मिलते थे एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दिस लैड टू द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। और इस वजह से लोगों ने क्या करा, प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ गए लोग, ठीक है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्चरी सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि जो टर्चरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस कब से ज्यादा राइज होने लगी। मोर सर्विसेज वर प्रोवाइडेड बाय provided to the other two sectors and there are more employment opportunities in the tertiary sector। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर्विस सेक्टर में बेसिकली हमें क्या काम करना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती है और लोगों ने क्या सोचा कि सर्विसेज देने वाला जो काम है वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो इस वजह से लोग ज्यादा इसमें जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, इसलिए लोग ज्यादा एंगेज होने लगे टर्चरी सेक्टर में। द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स एटसेट्रा इन अ कंट्री, दीज आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो जब भी कंट्री की जो बेसिक सी डेवलपमेंट है वो किससे काउंट करी जाती है, जब उसका स्कूल अच्छे हो, कोर्ट अच्छे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो कंट्री का, ठीक है। और ये सब काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। The development of agricultural sector, agricultural and industry leads to the development of services such as transportation and trade। जब भी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट भी होना जरूरी है क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई काम नहीं है, ठीक है। मोर सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू द अदर टू, ये वाली हमने पढ़ लिया लाइक क्यों जरूरी है टर्चरी सेक्टर। 2 पॉइंट हमने अभी पढ़े। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एज इनकम लेवल इंक्रीजेस सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट इन रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एक्सेट्रा। अब देखो जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज हुई तो उन्होंने क्या करा कि और भी ज्यादा चीजें कंफर्टेबल मोड में मांगनी शुरू कर दी, ठीक है। लाइक एक तो टूरिज्म यानी कि घूमना फिरना, शॉपिंग मॉल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, साथ ही साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब डिमांड्स भी लोगों की बढ़ने लगी। Then services such as information and communication technology have become important, essential and increased since in the last few years। अब जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की नीड है साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा नीड्स फील होने लगी, इसलिए जो टर्चरी सेक्टर है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी डिमांड राइज हुई, साथ ही साथ सेक्टर की जो इकोनॉमी है, इनकम है वो भी बढ़ गई और इसकी ज्यादा डिमांड भी हाई होने लगी, किसकी, टर्चरी सेक्टर की। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल कि किस सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है। देखो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ग्राफ 2 है ये, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोग हैं वो कितने ज्यादा एम्प्लॉयड है और किस वाली फील्ड में ज्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है। ब्लू वाला है प्राइमरी सेक्टर, ऑरेंज वाला है सेकेंडरी और ग्रीन वाला है टर्चरी सेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें 1973 से लेकर 1974 तक एक साल में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोग 40% एंगेज रहे, ठीक है। वहीं पे अगर हम इस वाले ग्राफ में बात करें 70, इसमें टाइम है 1977 से लेकर 1978 का, इस एक साल में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में 71% लोग इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। वहीं पे इसकी जो जीडीपी है वो 77%, लाइक सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है ना वो प्राइमरी सेक्टर से हुआ है। और फिर उसके बाद वहां पे हम पोल देखेंगे कैसे 2017 और 2018 में जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पे ओनली 44% लोग जो है वो एम्प्लॉयड है और जो जीडीपी है वो भी कम हुआ है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर टर्चरी सेक्टर है उसकी जीडीपी ज्यादा हाई है। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ते हैं 2013 और 2000, हमने 2 ग्राफ देखे तो उसमें 2013 और 2014 वाला ग्राफ अगर हम देखते हैं तो उसमें जो तीनों सेक्टर्स है इसमें जो जीडीपी है ना तो सबसे ज्यादा जीडीपी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टर्चरी सेक्टर, ठीक है।
और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लोग किस में ज्यादा एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में। तो इससे हमें साफ क्लियरली ये पता चलता है कि जीडीपी तो हमारा टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक प्रोडक्ट्स तो ज्यादा ये बना रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो किस में ज्यादा इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में। तो लोग ना फालतू में ही इन्वॉल्व है, लाइक जहां पे अगर हमें कम लोगों की जरूरत है लेकिन स्टिल वहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये तो मिसगाइज लाइक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हुई ना। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं इस नेक्स्ट वाले टॉपिक में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल में, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग ज्यादा इन्वॉल्व है प्राइमरी एक्टिविटी में, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है, वो ज्यादा निकल कर आ रहा है टर्शियरी एक्टिविटी का, दूसरी किसी लेवल सेकेंडरी सेक्टर का। आप फैमिली ऑफ लाइक पढ़ते हैं अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। Family of 5 members are working on a small plot of land. Everyone is working and no one remains idle. Hence, their labor effects gets divided. Each one is doing same work, but no one is fully employed. देखो, अब एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर्स है और पांचों के पांचों जाकर खेत में काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 3 की है, ठीक है। तो बेसिकली जो काम है वो डिवाइड हो गया पांचों में। तो अब पांचों बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई हम ये नहीं कह सकते कि पांचों अच्छी तरह एम्प्लॉयड है, ये तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि कम काम कर रहे हैं पांचों ही और पांचों फ्री भी नहीं है, तो इन्हें हम फुली एम्प्लॉयड भी नहीं कह सकते और अनएम्प्लॉयड भी नहीं कह सकते। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। इस वाली चीज को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली पीपल काम तो कर रहे हैं, दिख तो रहे हैं जाहिर तौर पर काम करते हुए, लेकिन जो लोग हैं ना वो अपनी एबिलिटी से कम काम कर रहे हैं, लाइक उन्हें पता है वो और भी अच्छा काम कर सकते हैं, वो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है, लेकिन स्टिल दे आर एंगेज इनटू दीज एक्टिविटीज, ठीक है। उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब and is clearly visible as underemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. इसे हम disguised unemployment भी कहते हैं, जब एक पर्सन अपनी एबिलिटी से कम काम करता है और ना ही वो फुली तरह से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, अब हम पढ़ेंगे जो लोग हैं वो कैसे लाइक वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद हम और ज्यादा डेप्थ से जानते हैं कि क्यों होता है ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स इमेजिन two of them family members are hired by a farmer to work on his land. Since five people are not needed to look on that small plot of land, 2 people moving out does not affect the production on their farm. In this way, they can earn additional income for their family and also secure new jobs. देखो, अब वो जो 2 मेंबर्स, मान लो जो प्लॉट था जिसमें वो काम कर रहे थे पांचों के पांचों मिलकर, उनमें से काम जरूरत सिर्फ 3 की है, लेकिन 2 फालतू में ही लगे पड़े उस फील्ड में, ठीक है, जस्ट टू सी कि हाँ हम काम कर रहे हैं। तो उनमें से 2 मेंबर्स वहां से हटकर जो दूसरा फील्ड है, जो दूसरा किसी और फार्मर्स के प्लॉट में जाकर वर्क करने लग जाए, तो देखो उससे क्या फायदा होगा, एक तो वो काम करेंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उनके इनकम भी मिलेगी, तो फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी, उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी सिक्योर हो जाएगी, ठीक है, नई जॉब मिल जाएगी उन्हें। In the above example, 2 people may move out to work in a factory. This would lead to increase in earnings of the family, and they would also continue to produce as much from their land. अब देखो, अगर वो बाहर जाके काम करते हैं तो उनकी लैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो काम 3 जनों का ही है, तो 3 जने आराम से वो काम कर लेंगे। तो अगर उनमें से 2 फैमिली मेंबर्स बाहर जाकर इंडस्ट्री में या किसी और सेक्टर में काम कर भी रहे हैं, तो इट वुड बी गुड फॉर देम एज वेल एज देयर फैमिली, ठीक है। Employment of people. Underemployment can also happen in other सेक्टर्स इन अर्बन एरियाज एज वेल। अब जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना वो कई सारे सेक्टर्स में हो सकती है, जैसे कि शहर के सेक्टर्स में भी। फॉर एग्जांपल, कुछ होते हैं कैजुअल वर्कर्स, कुछ होते हैं डेली वेज लेबरर्स की, हाँ, जिन्हें मतलब जो दहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पेंटर्स एंड प्लम्बर्स सेलिंग आइटम्स इन कार्ट्स, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसके बाद ना ही इनके पास ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, तो इसलिए वो इन सब काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब हम कैसे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं, कैसे लोगों को और ज्यादा जॉब दे सकते हैं। सबसे पहले इंप्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक रोडवेज, वाटर सप्लाईज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब लाकर गांव को और अच्छा बना सकते हैं। प्रोवाइडिंग इजी अफोर्डेबल बैंक लोन्स एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। हम लोग जो है लाइक जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को इजी लाइक लेस पैसे पे लोन दे, ताकि जो फार्मर्स है वो अपने इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ा सके, साथ ही साथ अपनी फसल का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सके। उसके बाद प्रमोशन ऑफ लोकल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल और लोकल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोशन हो। कनेक्टिंग विलेजेस टू द नियर बाय टाउन्स, जो भी विलेजेस है उन्हें टाउन्स यानी कि शहरों से कनेक्ट किया जाए, ताकि जो
कनेक्टिविटी है वो बनी रहे और जो गांव है वो भी डेवलप्ड हो थोड़े से, ठीक है। द स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ ग्रेन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू मार्केट्स विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी। अब देखो, अगर ग्रेन्स जो है जो कि खेतों में उग रहे हैं, अगर वो शहरों तक जा पाएंगे तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्रीज होगी तो फिर ग्रेन्स जो है वो शहरों तक जाएंगे और जो इनकम है ना गांव के लोगों की वो भी बढ़ेगी, ठीक है। Thus, a study conducted by Niti Aayog estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similar jobs can be created in health sector as well. अभी जो नीति आयोग है उसने एस्टिमेट निकाला कि कम से कम 20 लाख जॉब तो सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में ही निकाली जा सकती है अगर लोग मेहनत करें और एफर्ट्स करें तो, ठीक है। The central government made a new law implementing right to work in about 625 districts of India. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू कानून निकाला जिसमें राइट टू वर्क का कानून था और ये 625 डिस्ट्रिक्ट में निकाला गया इंडिया की, ठीक है। इट इज नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये निकाला गया था 2005 में। इसमें क्या था? ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क दे आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज फॉर अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, जो भी इंसान काम करना चाहता है गांव के एरिया में, उसे चांस दिया जाएगा 100 डेज का काम करने के लिए कि वो एक साल में 100 दिन काम करे। If the government fails to provide employment, it will give unemployment allowances fee to the people. और अगर गवर्नमेंट इस दौरान लोगों को जॉब नहीं दे पा रही है तो फिर गवर्नमेंट जो है ना उस पर्सन की फैमिली को पैसे देगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फीस उसे देगी। This act would give preference to the type of work that would help to increase the production of land in future. और इससे क्या होगा? जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं अपने लिए पैसे भी कमा सकेंगे और डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपेयरिंग टू सिचुएशन, अब इन दोनों सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं। कांता नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो ऑफिस में काम करती है और उसके जो ऑफिस टाइमिंग है वो है 9:30 से शाम 5:30 बजे तक। उसे अपनी सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। उसके अलावा इन एडिशन द सैलरी शी गेट्स ऑल्सो प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उसके साथ साथ उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है जो कि गवर्नमेंट ने लिखा गया है, गवर्नमेंट देती है लोगों को। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, उसे मेडिकल और उसके साथ साथ अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, पर्क्स भी मिलते हैं अपनी कंपनी की तरफ से। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, दिस इज पेड हॉलीडे। कांता जो है वो संडे को ऑफिस नहीं जाती और ये जो है एक पेड हॉलीडे में काउंट होता है। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। और जब उसने काम करना ज्वाइन करा था तो उस समय उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी काम करने की, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि कांता कैसे एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रही है, ठीक है, लाइक एक रूटीन वाली लाइफ जी रही है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ कह सकते हैं हम इसे। दूसरी स्टोरी हमारी कमल की। कमल जो है वो कांता का पड़ोसी है। वो क्या करता है? डेली वेज लेबरर है, मतलब लाइक उसकी एक टी स्टॉल है साइड में ही गोज टू द टी शॉप एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM। वो सुबह 7:30 बजे जाता है अपनी दुकान पे और 8 बजे तक अपनी दुकान चलाता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उसे कोई अलाउंसेस नहीं मिलता अपने काम के अलावा। लाइक जो कांता है उसे पेड अलाउंसेस भी मिलते हैं ना संडे वगैरह के, तो इसे ऐसा कोई अलाउंसेस नहीं मिलता, इसे डेली काम पे जाना पड़ता है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। जिस दिन वो काम नहीं करता उस दिन उसे कोई भी पैसा नहीं मिलता, ठीक है। ही हैज देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, ना ही तो उसे कोई पेड हॉलीडेज मिलते। नॉर ही वॉज गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। ना ही उसे एक फॉर्मल लेटर दिया गया ये लिखकर कि हाँ भाई इस जॉब में लाइक अब से गारंटी दी गई है कि अभी इनको एक लाइक जॉब दे दी गई है, ठीक है। ऐसा कोई स्टेटमेंट लेटर इन्हें नहीं मिला। साथ ही साथ ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज फैमिली बाय हिज एम्प्लॉयर। और ये जो है इसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। जब इनके एम्प्लॉय का मन करेगा तभी इसको जॉब छोड़ने की पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू कांता स्टोरी। डिड यू सी द ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंडीशंस ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल? अब आपने क्या कांता और कमल के बीच में कोई डिफरेंस देखा इनकी लाइफ में या इनके सेक्टर्स में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं? तो ऑफ कोर्स यस। व्हाट आर दोस? पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हमने देखा। कांता और कमल दोनों ही एक कांता जो है वो एक ऑर्गेनाइज लाइफ जी रही है और कमल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज लाइफ जी रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कांता जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है और कमल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ क्लियरली रिटन रूल्स एंड रिक्रूटमेंट
एग्रीमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें सारी रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें कोई भी रूरल एक लिस्ट नहीं दी जाती, आप लोगों को कोई स्टेटमेंट लेटर साइन नहीं करवाया जाता। साथ ही साथ जो भी काम होता है ना वो वर्बली होता है, ठीक है। आप लोगों को जस्ट मुंह से कह दिया जाता है कि हाँ आप ज्वाइन हो चुके हो, आप आके हमारी शॉप में काम करो, और आपको जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती, आपको जब मन चाहे रिमूव कर सकता है आपको जो भी मालिक है वो, ठीक है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसके क्या क्या फीचर्स है? फॉलो सिस्टमैटिक रूल्स एंड प्रोसीजर सेट बाय द गवर्नमेंट, ये एक रूल्स एंड प्रोटोकॉल से चलता है। साथ ही साथ ये जो है ना रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर। उसके अलावा फिक्स होती है सैलरी, और सैलरी जो है एक टाइम पर मंथ के एक टाइम पर सैलरी आ ही जाती है, और इंसेंटिव्स और पर्क्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं इनके, साथ ही साथ एक वर्किंग एटमोसफेयर जो होता है वो डिसेंट होता है। बेनिफिट्स लाइक जॉब, और भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि जॉब सिक्योरिटी मिल गई, पेड लीव मिल गई, पेड हॉलीडेज हो गए, ग्रेट्युइटी या मेडिकल अलाउंसेस, ये सब फायदे मिलते हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ पे कोई भी एक सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलता, कोई भी प्रोसीजर्स नहीं है। इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसके अलावा सैलरी भी इनकी फिक्स नहीं रहती, ये बेसिकली इन्हें हर दिन पैसे मिलते हैं, ठीक है, हर दिन ये अपना अर्निंग करते हैं डेली वेजेस के अकॉर्डिंग। रिस्क ऑफ जॉब्स इनसिक्योरिटी, कभी भी इन्हें जॉब से हटा दिया जाता है। पीपल कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम विदाउट एनी रीजन, इनको बिना किसी कारणवश भी जॉब से हटा सकते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स जो है वो भी फिक्स नहीं रहते। वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिकली अनहाइजीनिक रहता है, कंजेस्टेड रहता है, ठीक है। अब जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी भी तो कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम माना हमारे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग फॉलो नहीं करते, ना ही गवर्नमेंट के अंडर है वो सेक्टर, लेकिन स्टिल देयर शुड बी सम प्रोटेक्शन फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। तो अब कौन कौन सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए? गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द बेसिक डिटेल्स लाइक मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, लीव्स, मिनिमम पेमेंट्स। कम से कम गवर्नमेंट को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एकदम वर्किंग आवर्स जो है वो कितने जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लीव्स मिलनी चाहिए इन्हें, और मिनिमम पेमेंट कम से कम एक फिक्स पेमेंट तो इन्हें भी मिलनी चाहिए, ठीक है, जो कम से कम मिले बट एटलीस्ट मिले, ठीक है। फार्मर्स शुड बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, सीड्स, क्रेडिट, स्टोरेज। फार्मर्स का भी सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए, कैसे? चाहे वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स देकर हो, या फिर क्रेडिट देकर हो, सीड्स देकर हो, या मार्केटिंग फैसिलिटीज देकर हो, ताकि जो फार्मर है ना वो अपनी फसल का जो ग्रोन फसल है उसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अगर वो फसल उग जाती है तो उसको घर पे तो रखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है उसे सेल करने के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज तो चाहिए। तो वो गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज दे रही है देन वी कैन से दैट जो गवर्नमेंट है वो उसकी हेल्प कर रही है, ठीक है। सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एंड कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड, कम से कम एक सेफ और हेल्दी कंडीशंस प्रोवाइड की जाए। कैजुअल लेबर जो होते हैं उन्हें एक्सप्लोइटेशन ना हो उनका, ठीक है। जैसे कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनसे टाइम से ज्यादा काम करवाते हैं, और प्लस उनके साथ साथ एक्सप्लोइटेशन भी करते हैं उनका, कि उन्हें डांट देते हैं जब मन आए, तो फिर उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, तो वो चीज रहनी चाहिए, बाउंड्री रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो उसका सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग देयर आउटपुट्स, जो भी रॉ मटेरियल निकल कर आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का उसे बेचने में गवर्नमेंट हेल्प करे, ठीक है। एनजीओज कैन अवेयर द लेबरर्स अबाउट द बेसिक राइट्स बाय गिविंग देम प्राइमरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो एनजीओज होते हैं ना उसका काम क्या होना चाहिए कि वो बेसिक जो लेवल के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे और उन्हें बताए कि कैसे काम किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन दे इस चीज पर कि आपके क्या राइट्स है, ताकि कोई भी उनका एक्सप्लोइटेशन ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? फर्स्टली वी विल नो अबाउट प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सॉरी पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या होता है, सारी चीजें कौन ओन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। और कौन फंड देता है? सारी चीजें जो भी पैसे वगैरह कौन लगाता है? सब गवर्नमेंट लगाती है इस वाले में, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। द मेन मोटिव इज पब्लिक वेलफेयर एंड अर्न प्रॉफिट, और इसका बेसिकली यही काम होता है कि जो जनता है उसका कल्याण हो और उसी में ही उनका प्रॉफिट हो, ठीक है, किसका? गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो। इसका एग्जांपल है रेलवेज हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, एटसेट्रा। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो इसमें जो ओनरशिप होती है ना किसी भी सामान की या फिर डिलीवरी ऑफ सर्विस, वो किसके हाथ में होती है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में या फिर प्राइवेट कंपनी के हाथ में। ये होता है कि प्राइवेटली वो अपने आप होल्ड कर रहे हैं, अपने आप अपनी कंपनी को चला रहे हैं, और पब्लिक में जो कंपनी होती है वो किसके अंडर में होती है? गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। देयर सोल मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, और इनका एक ही प्रॉफिट होता है, एक ही मोटिव होता है कि वो कैसे ना कैसे करके मुनाफा कमाए, ठीक है। और इनका ये रहता है कि वो प्रॉफिट भी कमाए, साथ ही साथ लोगों का भी कल्याण करे। इसका एग्जाम्पल है टिस्को, रिलायंस, एटसेट्रा, किसका? प्राइवेट कंपनीज का।
कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे जो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पर, कि कैसे इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करी है इंडिया में। इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, क्योंकि अब डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक टर्म्स है ना, उसमें इंडिया लाइक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है अब। साथ ही साथ इट क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसकी वजह से जो भी पब्लिक सेक्टर है, जो लोग है ना, उन्हें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगी और वो एंगेज हो गए कामों में, ठीक है। इट जनरेट्स फाइनल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जनरेट करती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लोगों को पैसा भी देती है और इकोनॉमिकली हेल्प करती है। ये एनकरेज करती है स्मॉल और मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ताकि लोग काम करें, और चाहे वो छोटे लेवल पर करें लेकिन लोग एंगेज रहे और पैसे कमाए, ठीक है। इट एंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट। ये क्या चाहती है कि लोगों को सारे सामान मिले लेकिन एक मॉडरेट रेट पर, कम प्राइस पे, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट टू HDI विद हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। ये HDI में भी कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक सेक्टर। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? बाय वर्किंग हार्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस बेसिक फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड फेयर प्राइसेस। जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है, फिर यू कैन से पब्लिक सेक्टर जो होता है, उसमें हमें चीप प्राइस पर या फिर सस्ते पैसों पर हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, स्कूल्स मिल जाते हैं, या फिर और भी फैसिलिटीज कम पैसों पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी क्लियर होगा और आपको अंतर समझ आया होगा तीनों ही सेक्टर्स में, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, किस किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है इन्हें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।